नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर आप सबों का स्वागत है। मैं एस.एन. निरोध अपने वरिष्ठ सहयोगी जोसेफ राव के साथ आपके सामने हाजिर हूँ आज की चर्चित सुर्खियों पर विशेष चर्चा के लिए। राव साहब, शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टिप्पणी की जो चुनावी वादे के तहत मुफ्त के खैरात सौगात जो कह लीजिए उसको फ्री वीज का नाम दिया उन्होंने। रेवड़ी बोला है, रेवड़ी कल्चर का नाम दिया और उनका यह कहना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ेगा और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। बल्कि कल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने चूंकि मांग की कि इस तरह के वादे करने वाले राजनीतिक दलों पर की मान्यता बल्कि उनकी मान्यता रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की कि यह लोकतंत्र यह संभव नहीं है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कि इससे इस कल्चर से, इस रेवड़ी कल्चर से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन साहब, सबसे इसमें आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि चूंकि मामला प्रधानमंत्री की ओर से आया, आजकल प्रधानमंत्री इस तरह की बातें बहुत किया करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसकी प्रतिक्रिया हुई कई जगह। और जो अप्रोच में चूंकि उन्होंने निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस कथित संस्कृति की शुरुआत की, यह आरोप लगता है। अब अरविंद केजरीवाल का जो फ्री वीज है, जो रेवड़ी कल्चर है, क्या है? आप स्वीकार करेंगे कि उन्होंने पहले दिल्ली में फिर पंजाब में सफलतापूर्वक 3 वादों को बार बार दोहराया। एक, सरकारी स्कूलों में मुफ्त की शिक्षा। दूसरा, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त इलाज। और तीसरा, सभी को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त। यह उसके 3 महत्वपूर्ण वादे थे जिसका असर पड़ा मतदाताओं पर। मतदाताओं ने दिल्ली में लगातार कई चुनाव जिताए और अब पंजाब में भी आप पार्टी, केजरीवाल की आप पार्टी का शासन आ गया। लेकिन शायद यही कारण है और अभी कई राज्यों में चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विचलित हो उठे, भारतीय जनता पार्टी भी विचलित हो। तो प्रधानमंत्री ने यह जो रेवड़ी कल्चर कह के इसका जो मजाक उड़ाया, इस पर अरविंद केजरीवाल की ओर से तत्काल पलटवार भी हुआ। उन्होंने कहा और बिल्कुल सही कहा कि आजादी के बाद से ही देश में सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती रही है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा होती रही है, तो फिर ये रेवड़ी बांटने की बात कहां से आ गई? तीसरी बात, जो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की, उन्होंने इसकी भी सफाई ने कहा कि आज जो अर्थव्यवस्था के से जोड़ने की बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि यह पैसा जो आज हम छोड़ रहे हैं, यह मुफ्त दे रहे हैं, ये किसका है? आम जनता का है। जनता के टैक्स का पैसा है। खर्चे के लिए हम अन्य संसाधन जुटाएंगे, लेकिन जनता पर जो बोझ पड़ रहा है, विशेषकर महंगाई के वर्तमान दौर में, अभूतपूर्व महंगाई के इस दौर में, जब सारे लोग विशेषकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बहुत परेशान है, गृहिणियां परेशान है, वैसे में अगर किसी भी मद में उन्हें कुछ राहत मिलती है, जैसे बिजली के बिल के मद में, तो इसमें नुकसान क्या है? यह लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, जनता के चुने हुए हम प्रतिनिधि सत्ता में हैं। हमारा काम है जनहित में ऐसे कदम उठाना।
तो यह सारी बातें उन्होंने जवाब पाया, लेकिन अब तो स्वयं केंद्रीय वित्त मंत्री बचाव में, चुके मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को वो बचाव में आ गई, उन्होंने एक सफाई दी कि चिकित्सा और शिक्षा के ऊपर हमारी मुफ्त का आपत्ति नहीं है। उन्होंने एक सफाई दी। ठीक है, अच्छी बात है, इसको स्वागत होना चाहिए। लेकिन चूंकि यह मामला आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री ने इसकी आलोचना कर दी है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इससे एक नई बहस शुरू हो गई है इस रेवड़ी कल्चर के ऊपर। तो क्या आपको राव साहब बताया हमारे दर्शकों को, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू यह रेवड़ी कल्चर जिसका विस्तार हो रहा है ना, क्या राजनीतिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से गलत है? नहीं, ये चाहे अरविंद केजरीवाल हो या और कोई राज्य के मुख्यमंत्री हो, ये इस तरह के जो ऑफर देते हैं जनता को, अपने मतदाताओं को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें कुछ बहुत गलत नहीं है, क्योंकि टैक्स पेयर्स मनी होता है। बिल्कुल, जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। हाँ। और जैसे आप विकास कार्यों में खर्चा करते हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, इरिगेशन के डैम बनाते हैं, आप जनहित में जनहित में ये सब होता है। हाँ। तो अगर आप सरकारी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाई और मुफ्त में इलाज सरकारी अस्पतालों में और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इसको आप ऐसा बहुत इसकी कंट्रोवर्सी करने की या इसको बहुत इशू बनाने की जरूरत नहीं है। मगर चूंकि प्रधानमंत्री जो है, देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं और उनको आगे चल के आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी को भी लेके सोचना पड़ता है। अगर इस तरह से ये बढ़ता गया और राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ के भी मुख्यमंत्री इसी तरह से कोई योजना लाते हैं, तो इसका मुकाबला करना भारतीय जनता पार्टी या दूसरे पार्टियों को बड़ा कठिन होगा, ये ऐसा उनको लगता है। और सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि ये ऐसा नहीं है, ये तो बेसिक चीजें है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, इसके बारे में तो कोई दो मत होने ही नहीं चाहिए। इसको आप रेवड़ी से कैसे जोड़ सकते हैं? मुझे याद होगा, आपको भी याद होगा, उस समय के जो आंध्र प्रदेश था, संयुक्त आंध्र प्रदेश, उसमें एनटी रामाराव मुख्यमंत्री थे। यहाँ चुनाव जीतने के लिए उन्होंने 1 रुपए में चावल देने की घोषणा की। चुनाव जीत गए और दूसरे दिन, 2-3 दिन के बाद दिल्ली गए जाते ही सब मुख्यमंत्री मिलने के लिए, और वहाँ केंद्र से फिर उन्होंने कुछ मांगा कि आप हमको ये सब्सिडी दीजिए या ये मदद कीजिए। केंद्र ने बड़ी ऐसी टिप्पणी की थी, आप लोग चुनाव जीतने के लिए 1 रुपये चावल और 1 रुपये की घोषणा करते हैं और दूसरे दिन दिल्ली आ जाते हैं मांगने के लिए। तो ये उस समय का ये रेवड़ी जो कल्चर है, ये आज का नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। मगर प्रधानमंत्री चूंकि भारतीय जनता पार्टी के भी एक नेता है, उनको पार्टी का भी हित देखना होता है, इसलिए कभी उन्होंने ऐसा बोल दिया। मगर ये सुप्रीम कोर्ट भी, सर्वोच्च न्यायालय भी इससे सहमत नहीं है। ये तो कुछ इसका तो कोई डिमार्केशन होना चाहिए, इसमें कोई एक थोड़ा सा एक लाइन है जो दोनों को अलग करती है। मुफ्त की रेवड़ी या बेसिक सुविधा, ये दोनों में एक फ़र्क है। और ये हमारे लोकतंत्र के लिए, इतने भारत जैसे बड़े देश में अगर कोई मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मगर कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री कोई बड़ा काम कर रहा है, जनता हित में कर रहा है, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। और भी कई जगह वहाँ उन्होंने मुफ्त, क्योंकि दिल्ली एक छोटा प्रदेश है और वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, वहाँ की लोक संख्या के हिसाब से ये सुविधा वहाँ पर मुनासिब भी है, पॉसिबल भी है। अब महाराष्ट्र, जहाँ की जनसंख्या 11 करोड़ से ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये, और अगर देखा जाए, अगर इस तरह की सुविधा होगी तो इसका बहुत बड़ा जो प्रभाव है या जो इसका भुर्दन जिसको मराठी में बोलते हैं, वो हमारे कोषागार में पड़ेगा
और इस तरह के, ये तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है, मगर इसको प्रधानमंत्री ने इसको जानबूझ के रेवड़ी बोलकर, एक तो उनका और केजरीवाल का बहुत जमता भी नहीं है, और वो केजरीवाल को जिस ढंग से केजरीवाल अपना साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, दिल्ली से भी चंडीगढ़ पहुंच गए, पटना पहुंच गए, आगे चल के हो सकता है और भी राज्यों में जाए, इसलिए ये इस तरह की लड़ाई चालू है। मगर मैं इस तरह से, ये गलत कुछ भी नहीं है, रेवड़ी नहीं है ये। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सारा का सारा मतलब चुनावी वादों पर जाकर के टिक जाता है, चुनाव जीतने के लिए वादे कहते हैं, इसलिए यह इससे ये जुड़ा प्रसंग ये उठता है। चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि ये ध्यान रखिएगा, हमारा एक कल्याणकारी स्टेट, वेलफेयर स्टेट है हमारा, जनहित में सारे कदम उठाए सकते हैं और जनहित में उठाए जाने वाले कदमों की आलोचना नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, चुनावी वादे की जो बात होती है, कई तरह के वादे होते हैं। राव साहब ने जैसे बताया, आंध्र प्रदेश के जब टी रामा राव थे उस समय के एक उदाहरण दृष्टांत दिया, और आज केजरीवाल जो कर रहे हैं या अन्य पार्टियां भी कर रही हैं, चुनाव के दिनों में उनको चुनावी घोषणा पत्र देख लें, कितने वादे किए जाते हैं, उनको चुनावी भाषण देख लें, कितने वादे कहते हैं। इसलिए इससे ही जुड़ा हुआ जो एक बहस का मुद्दा सामने आता है कि चुनावी वादों का क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें यह मान किया गया है कि इस तरह के रेवड़ी बांटने वाले के देने वाले राजदलों की मान्यता रद्द की जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही वो कुछ विरुद्ध में टिप्पणी कर दी। लेकिन यह सवाल तो जिंदा रहता कि आखिर इसका क्या किया जाए। मेरा यह मानना है कि ये जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें वादे किए जाते हैं, चुनावी भाषणों में वादे किए जाते हैं, और अगर वो पार्टी जीत कर आती है, सत्ता में आती है, तो यह देखा जाना चाहिए कि उन्होंने वादों की पूर्ति की या नहीं की, और अगर वे वादे की पूर्ति नहीं करते हैं तो फिर मान्यता उन दलों की रद्द हो, क्योंकि उन्हीं वादों के ऊपर उन्हें वोट मिला है, मतदाता ने उन्हें वोट दिया उन वादों को देखते हुए, और उन वादों की पूर्ति नहीं होती है तो यह मतदाता के साथ विश्वासघात माना जाना चाहिए। तो होना तो ये चाहिए इस तरह के वादे हैं कि इस तरह का गलत लुभावने वादे करने वाले या रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ाने वाले दलों की मान्यता तब रद्द हो या उसकी मांग की जाए जब वे वादों की पूर्ति नहीं करते हैं। संदर्भित मामले में बिल्कुल उल्टा है। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए उसकी पूर्ति की। पंजाब में सरकार उनकी बनी वाले होते 1 महीने के अंदर उन्होंने फ्री बिजली आदि के लागू कर दिया। और रही बात, जैसे राव साहब ने कहा कि दिल्ली छोटा है, सही है, लेकिन ध्यान रखें, देश पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, देश की राजधानी दिल्ली है, वहां पर एक अरविंद केजरीवाल जो सरकारी नौकरशाह थे, इस्तीफा देकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया और वहां शासन कर रहे लगातार। यह एक ऐसा घटना विकास क्रम है जो प्रधानमंत्री सहित अन्य शासक दल के नेताओं को विचलित कर देती है, उनकी नींद उड़ा देती है कि दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, देश की राजधानी में उनकी सरकार नहीं है, पूरे देश में उनका शासन है। इससे वे विचलित हो उठते हैं और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेने से नहीं छूटते। लेकिन लोकतंत्र में अंततः निर्णायक देश की जनता होती है। जब जनता का फैसला उनके पक्ष में सिर्फ अब केजरीवाल की सरकार दिल्ली तक सीमित नहीं है, दिल्ली के पड़ोस में पंजाब में पहुंच गए, हर पार्टी को धराशायी करते हुए प्रचंड बहुमत से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने वहां सरकार बनाई है। और जिन वादों की बात हम कर रहे थे, उन वादों की पूर्ति सरकार बनने के 1 महीने के अंदर में शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में देखा यह जाना चाहिए कि बिल्कुल हवा में की गई अगर वादे हैं तो उन पर अवश्य कार्रवाई हो। मैं तो बिल्कुल उस याचिकाकर्ता को कहूँगा कि फिर ऐसे याचिका सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, घोषणा पत्र के साथ जाएं कि ये देखिए ये चुनावी घोषणा पत्र है जिस आश्वासन पर जनता ने उन्हें मत दिया, सत्ता सौंपी, वो पूर्ति नहीं कर रहे, उनकी मान्यता रद्द हो। होना यह चाहिए, न कि
शिक्षा, चिकित्सा और बिजली मुफ्त में देने वाले राजदरों की मान्यता रद्द किए जाने की मांग की जाए, यह गलत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ एक दूसरा शीर्षक आ जाए वो तो पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की सुपुत्री मंत्री रही और काफ़ी सक्रिय हैं। गोपीनाथ मुंडे की विरासत को उन्होंने संभाला है, इसमें कोई शक नहीं है, लोकप्रिय भी हैं। लेकिन यह जो नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शिंदे गुट शिवसेना से टूटकर बाहर आए शिंदे गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को मिला। तो अब पंकजा मुंडे की शिकायत है, उनकी पीड़ा है, उन्होंने दर्द को सार्वजनिक किया है, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। जबकि गोपीनाथ मुंडे का जो योगदान रहा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो क्या आपको राव साहब ऐसा लगता है कि पंकजा मुंडे की जो पीड़ा है वो सही है और उन्हें उनका उचित स्थान नहीं दिया गया? पंकजा मुंडे का जो दर्द है बिल्कुल सही है, पर इसका इलाज नहीं हो सकता है। कारण ऐसा है कि हालांकि वो दावेदार है, अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है, अपने समाज में बहुत मजबूत है, मगर चूँकि ऐसा हुआ, ये पहला जो फर्स्ट राउंड हुआ है कल परसों, इसमें किसी भी महिला को नहीं मंत्री नहीं बनाया गया। एक बात यहाँ ख़त्म हो गई। अभी दूसरा ऐसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, इसलिए जवाबदारी शिंदे साहब की तरफ बिल्कुल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भाजपा के कोटे से उनको ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे की इसमें कोई भी रोल नहीं है उनका। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, चाहे केंद्र की जो हाईकमान है या महाराष्ट्र की कद्दावर नेता, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, ये लोगों को तय करना है कि पंकजा मुंडे जो है श्रीमती मुंडे को लेना है या नहीं लेना है। और उनको थोड़ा अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक जानकारी ऐसी है कि उनका वो और देवेंद्र जी एक पटरी पर नहीं है फिलहाल। कब पटरी से गाड़ी उतरी तो कोई नहीं जानता, मगर जब वो उनको पिछली बार नहीं लिया या इस बार भी उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया पिछले इसमें, तो शायद कुछ थोड़ा उनको इंतज़ार करना होगा। कभी कभी दिन अच्छे आते हैं, कभी कभी कोई और ऐसी परिस्थिति आए, मजबूरी ऐसी हो जाए पार्टी को, या उन्होंने ये मान लेना चाहिए उनको कि मैं पार्टी का नेतृत्व जो है वो सर झुकाकर स्वीकार करती हूँ जो भी है, और सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह से पार्टी की आलोचना से दूर रहे। क्योंकि ये पार्टी डिसिप्लिन जो है ये बहुत ही बारीक नज़र से देखा जाता है कि आपने कहाँ कोई बयान किया है, आपने ट्विटर पे कुछ लिखा है, आपने कोई इंटरव्यू दिया है, तो ये जो है आपके खिलाफ जाता है। इसलिए अगर आपको इसमें बने रहना है तो थोड़ा ज़रा आपको और सबूरी करना पड़ेगा, और हो सकता है आपको आगे वाले जो सेकंड राउंड है उसमें शायद आपको लिया जाए। अभी तो विस्तार होना है, विस्तार होना है। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा भी है कि अगले विस्तार में महिलाओं को भी समुचित स्थान मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, हो सकता है उनका भी नंबर है, मगर वो बार बार अपनी भड़ास निकाल कर जो है अपना कभी कभी केस खराब हो जाता है, इसलिए उनसे निजी तौर पर भी और पार्टी की छवि भी खराब होती है। बार बार आप जो भी मौका मिलता है उसमें ये बताने की कोशिश करती है कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे लिया नहीं है। ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है उनके पिताजी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है माननीय श्री गोपीनाथ जी मुंडे का, और जो लेगेसी उनके परिवार में उनके लोग और भी हैं जिनको मिला है स्थान, शायद आपको भी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, आपको मिल सकता है। क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का ये 30 तारीख के दोनों की शपथ लेने के बाद में, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद में, अभी करीब 40 दिन के बाद पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 18 मंत्रियों को लिया है और आगे और भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब शायद आपका नंबर लग सकता है। थोड़ा इंतजार करना होगा। और देखिए खास बात है कि अभी तो
विभागों का वितरण भी नहीं हुआ है। हाँ, हाँ। अभी तो विभागों का वितरण अभी तो ये हाँ, प्रक्रिया जारी है अभी। हाँ। अभी मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया जारी है। मुझे लगता है कि पंकजा मुंडे ने कुछ जल्दबाजी कर दी टिप्पणी करने में, इसलिए उन्होंने अपना ही केस जो है कुछ कमजोर कर लिया। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अभी उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी या प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अभी अगला चरण विस्तार का बाकी है अभी, जिस पर चर्चा चल रही है। और भाजपा के नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा भी की है कि आगे होने वाले विस्तार में महिलाओं को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सकारात्मक भूमिका रखे वो तो ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। इसलिए अभी चूंकि यहाँ पर देखिए, एक पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार, दोनों में बहुत फर्क होता है। उनकी सीमाएं हो जाती हैं। वो निर्णय लेने में उन्हें परस्पर हित का ख्याल रखना पड़ता है हर पार्टी को। ऐसे में पंकजा मुंडे ने कुछ जल्दबाजी कर दी, उससे उनकी निजी छवि पर तो आघात पहुंचा है, भारतीय जनता पार्टी की छवि पर भी आंच आई है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिलहाल आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम में अपने सहयोगी मित्र जोसेफ राव जी के साथ नई सुर्खियों पर नई चर्चा के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।